अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का एपिसोड 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके हर उठते कदम के साथ पायल की छन छन की आवाज सुनसान पड़े कॉरिडोर में एक इर्ताश सा पैदा कर रही थी। उसे आज भरपूर सजाया गया था किसी नामहरम के लिए। कल के उसके रक्स में इसी शख्स ने उसकी सबसे बड़ी बोली लगाई थी। इतनी बड़ी कीमत शायद ही आज तक कभी किसी तवाइफ की लगाई गई हो। पूरे कोठे पर उसकी वाह वाह की जा रही थी। नगीना बाई उसके वारिस सदके जा रही थी। वो तो पहले ही उससे अपने कोठे की मल्लिका बुलाती थी। उसका तो आतिशा हुस्न था ही ऐसा। मोमी मुजस्मे पर एक नजर डालने के बाद अगला शख्स उसके कदमों में ढेर हुए बिना नहीं रह पाता था। आज तो उसका क़यामत हेज़ रूप मजीद अपने हुस्न का कहर ढाने को तैयार था, मगर इस वक्त उसने अपने हुस्न की तबाहकारियों को एक सियाह चादर में छुपा रखा था, जिसे उसने अपने आज रात के खरीदार के आगे ही आश्कार करना था। उसने सर्द सपाटा तासुरात के साथ नीम तारीख ख्वाबगाह में कदम रखा था। ये इस महल नुमा घर के मालिक का कमरा था। शायद वो तारीकी में भी इस बात का अंदाजा लगा सकती थी। पूरे बेडरूम में जगह जगह रंग बिरंगे दिए रोशन थे, जो उस कमरे की ख्वाबनाकी और रोमानवी माहौल में मजीद इजाफा कर रहे थे। उसने कमरे के चारों अतराफ नजरें घुमाई थी, जब उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर पड़ी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था, मगर रुख मुखालिफ सिमत होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, ना ही उसके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश थी। खुशामदीद हाइफा, आखिर तुम मेरी दस्तरस में आ ही गई। पहले बताती तुम्हारी ये औकात है तो बहुत पहले तुम्हें पैसों से खरीद लेता। ये काम तो कभी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। वो शख्स बिना रुख उसकी जानिब मोड़े बोले जा रहा था, जबकि हाइफा इस जाने पहचाने लबो लहजे पर अपनी जगह गूंग खड़ी थी। जिस शख्स का सामना करने से पहले वो मौत को गले लगाना पसंद करती, उसके यहाँ होने का तस्वुर उसके वजूद से जान निकाल गया था। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी, काश ये उसका वहम हो। नहीं, वो शख्स भला यहाँ कैसे हो सकता था? कौन? ये लफ्ज अदा करते उसकी जबान हकला गई थी, मगर जैसे ही उस शख्स ने अपनी जगह से उठकर रुख उसकी जानिब मोड़ा, हाइफा की निगाहों में पूरा कमरा घूम गया था। उसके लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मुझे जिंदा देख? तुम्हारे मुताबिक तो मर चुका हूंगा ना मैं? उस शख्स की सर्द मुंजमद करती आवाज हाइफा के कानों से टकराती उसका रंग फक कर गई थी। वो इस वक्त सियाह कल्फ लगे लिबास में, कंधों पर डार्क ब्राउन शॉल डाले, अपनी सहरंग के इस शानदार पर्सनालिटी के साथ उसे लहू रंग इंतकामी नजरों से सर से लेकर पैर तक देखता जमीन में गाड़ गया था। इससे पहले कितनों के साथ हाइफा की नम आंखें ऊपर उठाने पर वो अपना अपना जुमला अधूरा छोड़ गया था, मगर वो अधूरा जुमला भी इतना नोकीला था कि हाइफा को अपना दिल लहू लुहान होता महसूस हुआ था। क्या हुआ? एक तवाइफ जाती से इसके अलावा और क्या सवाल कर सकता हूं मैं? जहरखुन लहजे में बोलता वो उसके बहुत पास आन पहुंचा था। हाइफा पत्थर बनी अपनी जगह पर जम चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे उस आग उगलते शख्स की जारहाना कार्रवाई पर हाइफा की आंख से आंसू निकलते बेमोल हुए थे, जिनकी अब मुकाबिल के आगे कोई कीमत नहीं थी। उसने हाइफा की कलाई मोड़ के कमर से लगाई थी। उसे अपनी कलाई टूटती महसूस हुई थी, मगर वो कुछ भी बोलकर इस बिफरे जख्मी शेर के गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? सिर्फ पैसों के लिए? तुम एक बार बोलती मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता, मगर तुमने तो मुझे इंसान से वहशी बनाकर वो नुकसान किया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। उसने अपनी बात खत्म करते हाइफा को किसी अछूत शय की तरह धक्का मारते दूर फेंका था। उसके इतने नारवा सलूक के बावजूद हाइफा के मुंह से जरा सी आवाज तक नहीं निकली थी। अभी ये तो कुछ भी नहीं था। इस शख्स की कहर बरसाती निगाहें बता रही थी कि जो कुछ वो उसके साथ कर चुकी थी, उसकी सजा बहुत अजियतनाक होने वाली थी। पूरे मीरान पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज उस खानदान की लाडली बेटी की मेहंदी थी। हर तरफ बजती शहनाइयां, इश्तिहार अंगेज खानों की खुशबू और हंसते मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे माहौल को चार चांद लगा रहे थे। मीरान पैलेस के
बड़े से लॉन में मर्दों के बैठने का एहतमाम किया गया था, जहां महफिल मौसीकी जारी थी, जबकि सब खवातीन के लिए अंदरूनी हिस्से में ही सारी अरेंजमेंट्स की गई थी। बड़े से हॉल कमरे में पीली चादरें बिछाई गई थी, जिसके वसत में लड़कियां बैठी ढोलकी रखे मुख्तलिफ गानों पर सुर बिखेर रही थी। रक्स की शौकीन लड़कियां और खानदान की बाकी औरतें उनके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में लुट्टी और डांस करती महफिल को मजीद दोबाला कर रही थी। हर तरफ खुशियां थी, मुस्कुराहटें थीं, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसे में एक हस्ती ऐसी भी थी जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपनी सोचों में उलझी बैठी थी। उससे फैसला नहीं हो पा रहा था कि जिंदगी के इस मोड़ पर मौत को गले लगाना ठीक था या जिंदगी को थोड़ी मोहलत और मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो आगे चलकर उसके साथ होने वाला था, वो उससे अपने लिए मौत से भी बदतर समझती थी। कुछ देर इसी सोच के जेर असर रहने के बाद उसकी वीरान आंखें एक फैसले पर पहुंचकर चमक उठी थीं। इससे बेहतर फैसला उसके लिए कोई नहीं हो सकता था। नीचे हॉल में अभी भी वैसा ही माहौल जमा हुआ था। रौनक मेला अपने अरूज को पहुंच चुका था, जब अचानक वहां मुलाजमा की दी जाने वाली खबर ने हर तरफ सन्नाटा तारी कर दिया था। बीबी सरकार गजब हो गया। नूरा भागती हुई हॉल में एक जानिब सजे संवरे लकड़ी के तख्त पर बैठी शमसा बेगम के पास आई थी। उन्होंने दिल पर हाथ रखते दहल कर मुलाजमा की जानिब देखा था। उनके इशारे पर म्यूजिक रुक चुका था। मुलाजमा के हवाइयां उड़ाते चेहरे से लग रहा था बात छोटी बिल्कुल भी नहीं थी। किसी अनहोनी के ख्याल से उनका दिल धड़क उठा था। क्या हुआ नूरा? उनके साथ साथ बाकी सबकी नजरें भी नूरा पर टिकी हुई थीं। बीबी सरकार, वो जनीशा बीबी। नूरा फूली सांस के साथ अल्फाज अदा ही नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। क्या हुआ जनीशा को? फजीला बेगम के दिल पर हाथ पड़ा था। वो भी आगे बढ़ी थी। उन्होंने जहर ले ली। नूरा के अल्फाज थे या आसमान टूटा था मेरान पैलेस पर। सब खवातीन फटी फटी नजरों से नूरा की जानिब देख रही थी। हॉल के दरवाजे पर खड़े सरफराज के कानों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। वो उन्हीं कदमों पर बाहर की जानिब बढ़ गया था। जिस लड़की की शादी पर कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, अब कुछ लम्हों बाद उसी की वजह से वहां सफे मातम बिछ गया था। घर के मर्द हजरात भी यह खबर मिलते भागे अंदर आए थे और जनीशा को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया था। कुछ देर पहले के खिले चेहरे अब मुरझा चुके थे। बहुत सो के चेहरे पर आने वाले वक्त का सोचकर तफक्कुर नुमाया था। कोई नहीं सोच सकता था कि जनीशा की इस हरकत के बाद आने वाला तूफान कितनी बड़ी तबाही ला सकता था। मलिक अजमीर मेरान तक भी ये खबर पहुंचा दी गई थी। वो किसी भी वक्त पहुंच सकता था, जिसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये सोच ही उन सब के दिल लर्जाने के लिए काफी थी। जनीशा की हालत काफी सीरियस थी। उसको फौरी तौर पर आईसीयू ले जाया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती थी। मगर अब जो मलिक अजमीर मेरान उनके इस इकदाम की बात करने वाला था, ये बात भी उन सबकी सांसें रोके हुए थी। सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे? वो मासूम शहजादी सामने खड़े शख्स की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखते होले से मुस्काई थी, जिस पर उसके रुई जैसे गालों पर पड़ने वाले गड्ढे नुमाया हुए थे। ये दिल मोह लेता मंजर सामने खड़े शख्स की धड़कनें तेज कर गया था। मोहब्बत नहीं, इश्क है तुमसे, चाहो तो आजमा लो, कभी पीछे हटता नहीं पाओगी। उसके गुलाबियां छलकाते नरमो मुलायम हाथ अपनी गिरफ्त में लेते वो उसकी उम्मीद पर खरा उतरा था। उस मासूम शहजादी की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी, जिससे उन खूबसूरत गढ़ों की दिलकशी मजीद उजागर हुई थी। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? वो मासूम शहजादी जैसे अभी भी मुकाबिल के जवाब से मुतमईन नहीं लग रही थी। शायद उसका दिल उस सामने खड़े शख्स की बातों पर ईमान नहीं ला पा रहा था। कभी नहीं। अपनी सांसों से धोखा कर जाऊंगा, मगर तुमसे कभी नहीं। उसने मासूम शहजादी की उदास कांच सी सब्ज आंखों में झांकते अपने सच्चे होने का यकीन दिलाया था। क्या तुम्हारी दुनिया वाले मुझे कबूल कर लेंगे? ये बात पूछते उस मासूम शहजादी की आंखों में नमी झिलमिला गई थी, जिससे उसने पलके झपकते अंदर धकेल दिया था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उससे चैन लेने नहीं दे रहा था। वो ठीक से होश नहीं हो पा रही थी। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मैंने कबूल कर लिया तुम्हें? मुकाबिल उससे किसी भी तरह मुतमईन करना चाहता था। लेकिन अगर तुम्हें मजबूर कर दिया गया मुझे छोड़ने के लिए, तो मुझे छोड़ दोगे? वो फिर से उदास हुई थी। शायद उसके लिए
किसी भी मर्द पर भरोसा करना जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम था। उसे धोखे से, तन्हा रह जाने से सबसे ज्यादा डर लगता था। किस्मत के खेले जाने वाले खेल से अनजान वो मुकाबिल के तसल्ली देते अल्फाज पर बुझे दिल से यकीन करती मुस्कुरा दी थी। तारकोल की सियाह दूर तक बिछी सड़क पर 5 गाड़ियों का काफिला इर्द गिर्द की हर शय हवा के दोष पर उड़ाता अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था, जैसे उनके मालिक को अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी हो। रास्ते में आई किसी भी चीज की परवाह किए बिना वो काफिला आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ता था, जिसके एक जानिब बहुत ही खूबसूरत झील बह रही थी, जबकि दूसरी जानिब सरसब्ज से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां वाकया थी। उस रोड पर सफर करने वालों के लिए बहुत ही हसीन नजारा होता था, लेकिन इस वक्त उस गाड़ी में सवार शख्स के असाब नाकाबिले यकीन हद तक तने हुए थे। उंगलियों में दबा सिगरेट जलकर राख होता उसकी उंगलियों को भी जला गया था, मगर उस शख्स को तो इस तकलीफ की परवाह तक नहीं थी। ना उंगलियों को जलाते सिगरेट की परवाह थी और ना ही आसपास से दौड़ते भागते हसीन मनाजिर उसके बेतासुर चेहरे पर कोई खुशगवारियत ला पाए थे। ये हसीन वादियां आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद खूबसूरत के सबसे खूबसूरत गांव नियाजपुरा की जानिब जाती थी। वो शख्स भी जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली थी। उसका नाजुक कोमल बदन व्हाइट कलर की नाइटी में मजीद रानाइयां बिखेरता देखने वाले के होश गुम करने के लिए काफी था, मगर उसका दीदार करना बहुत कम खुशकिस्मत दावेदारों के नसीब में आता था। उस तक रसाई हासिल कर पाना हर एक की बस की बात नहीं थी। नगीना बाई के इस कोटे पर सबसे ज्यादा बोली उसी की लगाई जाती थी। इसी बात ने उसे काफी मगरूर बना दिया था, पर गरूर भी उस हुस्न की मलिका पर जचता था। उसकी कांच सी शहद आगही निगाहें इतनी कातिलाना थीं कि देखने वाला उनके वार से बच नहीं पाता था। उससे लोगों को अपना दीवाना बनाना अच्छे से आता था। यही वजह थी कि वो इस कोठे पर राज करती थी। वहां की बाकी तमाम लड़कियां उसके बेपनाह हुस्न से हार खाती थी, जो अपनी मर्जी की मालिक थी। बहुत कम वो रक्स करती थी, वो भी उस वक्त जब उसका मूड होता था, मगर जिस दिन उसका रक्स होता शहर भर के तमाम शुरफा शिरकत जरूर करते। रानी साहिबा, आपका लिबास तैयार कर दिया है मैंने। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने गुदास हाथों पैरों पर लोशन से मसाज कर रही थी। जब मुलाजमा उसकी सारी चीजें तैयार करती उससे मुहातिब हुई थी। उससे उसके मिजाज और अदाओ अंदाज की वजह से रानी साहिबा कहकर ही पुकारा जाता था। उसके नाज नखरे रानियों से कम के भी नहीं थे। किसी से दबना उसने सीखा ही नहीं था सिवाय एक इंसान से, और वो थी उसकी नगीना बाई, जिनके हाथ में उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जिसकी खातिर हाइफा हर बार उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसकी खातिर वो अपनी जान भी उनकी हथेली पर रखने से बाज ना आती। गोल्डन फुल काम वाले शरारे में वो अपने क़यामत हेज हुस्न के साथ गजब ढा रही थी। ऊपर से उसका अदाओं भरा रक्स न जाने कितनों के दिलों पर कारी वार कर गया था, मगर वो मगरूर हसीना अपनी अदाओं का जादू चलाती वापस अपनी ख्वाबगाह में लौट आई थी, जिसकी किसी की जुर्रत नहीं थी उसकी मर्जी के बगैर उसके करीब आए। उसकी बात थी जो शायद हर शख्स की तवज्जो मजीद अपनी जानिब खींचती थी, कि उसने हमेशा पूरा लिबास पहना था। उसके रक्स के दौरान वो खुद को भारी लहंगे और दुपट्टे में ऐसा कवर रखती थी कि देखने वाले का दिल मजीद ललचा जाता था। ऊपर से उसके कातिलाना अदाओं भरे नैन नक्श जलती पर तेल का काम करते थे। उस अप्सरा की मांग हर रक्स के बाद बढ़ जाती थी। महीने में उसका रक्स सिर्फ 2 बार ही होता था, जिस पर नगीना बाई अपनी झोली अच्छी तरह भर लेती थी। वो उनकी सोने की चिड़िया थी, जिसे वो हमेशा के लिए अपने पिंजरे में कैद रखना चाहती थी। हाइफा सिंघार मेज के सामने बैठी थी। उसकी खास मुलाजमा उसकी ज्वेलरी उतार रही थी, जब अचानक उसके कानों में किसी की दिल दहला देने वाली चीखें पड़ती उसकी सांसें रोक गई थी। हाइफा ने झटके से आंखें खोली थी। ये आवाज तो मेरी मावरा की है। हाइफा ये आवाज लाखों में भी पहचान सकती थी। उसके जीने की अकलौती वजह थी वो।
हाइफा मुलाजमा के हाथ छटकती बाहर की जानिब भागी थी, जहां बाहर दोनों बरामदे लड़कियों से भरे पड़े थे। नगीना बाई के कमरे का दरवाजा बंद था, मगर सबके कान और आंखें उधर ही टिकी हुई थी। अंदर से आती मावरा की चीखें हाइफा का दिल चीर गई थी। वो लड़कियों को साइड पर करके रास्ता बनाती आगे बढ़ी थी और नगीना बाई के कमरे का दरवाजा तो खिलकर सीधी अंदर घुसी थी। अंदर का मंजर देख उसके दिल पर हाथ पड़ा था। नगीना बाई मावरा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े उसके मुंह पर थप्पड़ मारती उसका चेहरा लाल कर गई थी। मावरा का होंठ फट चुका था, मगर नगीना को उस पर जरा बराबर भी जख्म रहम नहीं आया था। वो उसे कोई हैवान शय समझती मुसलसल पीटे जा रही थी। हर वक्त चेहरे पर अदाओं भरी मुस्कुराहट सजाए रखने वाली हाइफा का चेहरा गुस्से और नफरत से खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। एक सेकंड की भी देर किए बिना वो मावरा तक पहुंची थी। नगीना बाई को जोरदार धक्का मारकर मावरा उससे दूर धकेलती वो मावरा को अपनी मेहरबान आगोश में भर चुकी थी। सितारों भरी चमकती दमकती साड़ी फुल मेकअप और हैवी ज्वेलरी से लथी थी। नगीना बाई हाइफा के थक्के पर औंधे मुंह बेड पर जा गिरी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मावरा पर हाथ उठाने की? हाइफा आंखों में शोले भरे खूनहार नजरों से बेड से संभलकर उठती नगीना बाई को घूरते हुए बोली, तुम जानती भी हो तुम्हारी ये लाडली क्या गुल खिलाती फिर रही है? नगीना बाई भी जवाबन उसी अंदाज में बोली थी, वो जो भी गुल खिलाए, मगर तुम्हें ये इजाजत किसने दी उससे यूं इतनी बेदर्दी से पीटो? ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हारे लिए, याद रखना। हाइफा तो जैसे इस वक्त आपे में ही नहीं थी। मावरा का लाल चेहरा उसके सीने में आग भड़का गया था। मावरा उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका डरा सहमा अंदाज देख हाइफा ने उसे मजीद खुद में भींच लिया था। हाइफा तुम जानती भी हो ये? नगीना बाई इससे पहले कि मजीद कुछ बोलती, जब गैस व गजब की तस्वीर बने करामत खान को अंदर आते देख वो खामोश हुई थी। तुम्हारे कहने पर हमने इस लड़की को इस काम से दूर रखा, इसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा। करामत खान की कहर बरसाती निगाहें मावरा पर टिकी हुई थी। करामत को वहां देख हाइफा समझ गई थी मामला कुछ सीरियस है। हाँ और इस सब की भारी कीमत भी अदा कर रही हो। हाँ, इस सब की भारी कीमत भी अदा कर रही हूं मैं तुम लोगों को। हाइफा ने होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त करते खुद पर जब्त रखा था। तो तुम्हारी ये लाडली उस सब का नाजायज फायदा उठाकर अपने किसी आशिक के साथ भागी जा रही थी। करामत खान ने हाइफा के सर पर बम फोड़ा था। वो फटी फटी बेयकीनी भरी नजरों से मावरा को देखने लगी थी। मावरा ने बेख्तियार अपनी बड़ी बहन से निगाहें चुराई थी। हमारे कहने पर इदारे की इंतजामिया की जानिब से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, वरना अब तक ये हमें धोखा देकर अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी होती। करामत खान का बस नहीं चल रहा था। मावरा को आंखों से ही सालिम निगल जाता। उसकी बात सुनने के बाद हाइफा के अल्फाज जैसे खत्म हुए थे, उसकी बहन ने उसकी दी कसम तोड़ दी थी। तुम्हारी वजह से बहुत मोहलत दी हमने इससे, मगर अब और नहीं। अब इसके साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये भी अब वही करेगी जो तुम समेत यहाँ की सब लड़कियां कर रही हैं। कोई पढ़ाई, कोई हॉस्टल नहीं। करामत खान अपनी बात कहता वहां से निकल गया था। नगीना भाई भी सख्त निगाह मावरा पर डालती वहां से हट गई थी। हाइफा ने मावरा के गिर्द से अपना हिसार हटा लिया था। आपी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी एक बार बात सुन ले। मावरा ने उसकी कलाई थामते उसे रोकना चाहा था। हाइफा की बेएतबारी भरी निगाहें बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। वो कुछ भी सह सकती थी, मगर हाइफा की नाराजगी उससे नहीं देखी जाती थी। चलो रूम में। हाइफा उसे सर्द निगाहों से घूरती अपने साथ कमरे में आने का कहती बाहर की जाने बढ़ गई थी। उसके दिल की बेचैनी मजीद बढ़ चुकी थी। अब वो कैसे बचाएगी अपनी बहन को इस दलदल में उतरने से? कितनी मुश्किल से लड़ झगड़ कर मिन्नतें करके उसने मावरा को यहाँ से निकाल कर पढ़ने के बहाने दूर भेज रखा था, मगर मावरा अपनी ही नादानी की वजह से खुद को वापस उसी जिल्लत में घसीट लाई थी। आज़ाद कश्मीर जो अपनी बेपनाह कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर की वजह से जाना जाता था, सरसब्ज़े और पहाड़ों पर मुश्तमिल फरहत आमेज नज़ारे बख्शता ये हसीन हता ज़मीन पर जन्नत करार दी है। यहाँ की दिलफरेबी आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती थी। यहाँ का खूबसूरत मौसम भी वहाँ की दिलकशी को मजीद बढ़ा देता था। आज भी मुजफ्फराबाद के इलाके दवारियां में बर्फबारी हो रही थी। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। अपने गर्म बिस्तरों से निकलना उनके लिए मुश्किल था। वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो अपने कमरे के टेरिस पर खड़ा अपने अंदर लगी आग को बुझाने के लिए उस बर्फबारी का हिस्सा बन चुका था। उससे अपने बर्फ से शल होते वजूद की कोई परवाह नहीं थी। उसका चेहरा मुसलसल
बर्फ में खड़े रहने और यख बस्ता हवाओं के थपेड़ों की वजह से खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था, मगर उसकी आंखों से अभी भी शोले निकल रहे थे। बर्फ होती रेलिंग को थामे वो मुंजबिन सा खड़ा था जब उसका मोबाइल फोन बजा था। शदीद ठंड की वजह से उसके हाथ बिल्कुल सुन हो चुके थे, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अपनी शर्ट के साथ साथ मसलते उसने हथेली को थोड़ी हरारत बख्शी थी और ऊपरी पॉकेट में बचता फोन निकालकर ऑन करते कान से लगाया था। सरकार साईं, एक खुशखबरी है आपके लिए, दूसरी जानिब से बताने वाला मुस्काया था। बोलो। उसका लबो लहजा बर्फ से भी ज्यादा सर्द था। मलिक अजमीर मेरान की लाडली बहन जनीशा मेरान की आज मेहंदी थी और कल बारात। उसके खास आदमी हाकिम ने तमहीद बांधनी चाही थी। जानता हूं, आगे बोलो। उसकी बात काटते असल बात की जानिब लाते लहजा हनूज सख्त ही था। साईं, जनीशा मेरान ने जहर खा ली है। हाकिम ने अभी इतना ही जुमला अदा किया था जब मुकाबिल के अखमरी लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट उसी की तरह इंतहाई दिलकश थी, देखने वालों को दीवाना बना लेने वाली। अभी उससे हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसकी हालत काफी सीरियस है। मेरान पैलेस की शहनाइयां मातम में बदल चुकी हैं। साईं, हाकिम का एक एक लफ्ज उसके सीने में भड़कती आग पर ठंडी फवार साबित हुआ था। अब अगला क्या हुक्म है मेरे लिए साईं? हाकिम अपने मालिक को सुकून में आता देख खुद भी जैसे पुरसुकून हुआ था। वहां हमेशा मातम ही बिछा रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ मलिक अजमीर मेरान क्या करेगा अब अपनी लाडली बहन की जानिब से दी जाने वाली इस बदनामी के बाद। उसके लबों के गोशों में जैसे मुस्कुराहट कैद होकर रह गई थी। वो भी टेरिस पर ही खड़ा था, मगर अब उसके अंदर का माहौल बदल चुका था। जो हुक्म साई। हाकिम उसकी बात सुनता फोन बंद कर गया था। मेरी जानिब से भेजी जाने वाली बर्बादी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, देखता हूँ कब तक बचते हो मेरे दोस्त। मलिक अजमीर मेरान, ये नाम जेर लब दोहराते उसकी आंखों में इंतकाम की वाजिया झलक लहराई थी। उसको आज के लिए उसका सुकून मिल चुका था। वो खामोशी से अपने पुरहिद्दत रूम की जानिब बढ़ गया था। आपी प्लीज मेरी बात तो सुने ना। हाइफा हाथों में सर गिराए सोफे पर बैठी थी। जमावरा उसके कदमों में दोजानो बैठी उसके घुटने पर हाथ रखते बोली, क्या होगा तुम्हारी बात सुनकर? ये लोग तुम्हें वापस पढ़ने के लिए भेज देंगे, तुम्हें इस दलदल में नहीं फेंकेंगे। तुम जानती भी नहीं हो तुम्हारी खातिर मैं अब तक कितनी जंगें लड़ती आई हूं, मगर तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक मर्द की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया। अगर वो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता था तो कहाँ है इस वक्त? क्यों नहीं खड़ा तुम्हारे साथ? क्यों भाग गया तुम्हें छोड़कर? कहा था ना मैंने तुम्हें, ये मर्द एतबार के काबिल बिल्कुल भी नहीं होते। इनके नजदीक औरत एक खिलौने से ज्यादा की अहमियत नहीं रखती। उनकी मोहब्बत धोखे के सिवा कुछ नहीं होती। उन्हें सिर्फ औरत के जिस्म की चाह होती है। उसकी रूह चाहिए छलनी हो, उसकी रूह चाहे छलनी हो या उनके सितम सहती फना हो जाए, उन्हें कतन परवाह नहीं। बल्कि मेरे नजदीक मोहब्बत हवस का दूसरा नाम है। तुम्हें समझाया था ना मैंने, ऐसा कुछ मत करना। मर्द की मोहब्बत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। उस पुरफरेब रास्ते पर चलने का नतीजा देख लिया तुमने। अब तुम्हें वापस उसी जगह ला फेंका जहां आने से पहले औरत मर जाना पसंद करती है। औरत हमेशा मर्द की मोहब्बत को तरसती रहती है और तवाइफ उसके लिए तो इसका नाम लेना भी गुनाह है। हाइफा के लहजे में मर्द जात के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, जबकि उसके यूं खुद को तवाइफ कहे जाने पर मावरा तड़प कर रह गई थी। हम तो वाइफे नहीं हैं, आप क्यों बोलती हैं हर बार हम दोनों को ऐसा? हम दोनों गवाह हैं एक दूसरे की। इस गंदगी में रहने के बावजूद हम पाक दामन हैं, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। मावरा उसका चेहरा हाथों में थामते हिचकियों के दरमियान बोली थी, कौन यकीन करेगा तुम्हारी गवाही पर? तवाइफ जातियां हैं हम, एक तवाइफ की बेटियां नामहरम मर्दों के साथ अकेले। हाइफा उसकी हाथ छुटकती तलखीस से जुमला कंप्लीट करती जब मावरा ने उसके गुलाबी होंठों पर हाथ रखकर उसे अपने बारे में कुछ भी गलत कहने से रोका था। फॉर गॉड सेक, आप भी जानती हैं और मैं भी कि आज तक आपने किसी मर्द को खुद को छूने नहीं दिया, तो फिर खुद को क्यों बार बार तवाइफ कहकर मेरा दिल जख्मी कर रही हैं? इस गंदगी में घिरे होने के बावजूद आपने खुद को महफूज रखा है। मावरा ने उसकी दिल जलाती बात पूरी होने से पहले ही टोक दिया था। अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बात हमारा मुअज़्ज़िज़ मुआशरा तस्लीम कर लेगा और हमें पाक दामनी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? हाइफा तलखी से हंसी थी। हाइफा का दिमाग ये बात सोच सोच कर ही बेसुकून हो चुका था कि वो अब मावरा को इस सब से कैसे दूर रखेगी। करामत खान और नगीना बाई के अंदाज से यही लग रहा था कि वो अब उससे मजीद मोहलत देने वाले बिल्कुल भी नहीं थे।
डॉक्टर ने फौरी तौर पर जनीशा का मैदा साफ कर दिया था। वो अब खतरे से बाहर थी मगर होश में नहीं आई थी। अभी घर से सिर्फ एक दो खवातीन को ही साथ लाया गया था, बाकी सब मर्द हजरात ही मौजूद थे। इजमीर ने कब तक पहुंचना है? शम्सा बेगम अदील के करीब आते तशवीश ज़दा लहजे में बोली थी, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, अल्लाह खैर ही करे। अब न किसी का फोन उठा रहे हैं, ना किसी को कोई जवाब दे रहे हैं। आम हालत में वो अपने मिजाज के खिलाफ किसी को जवाब नहीं देते। आज तो फिर गजब ही हो गया है। अदील समेत वहां हर शख्स इसी टेंशन का शिकार था। अल्लाह खैर करेगा, अच्छे की उम्मीद ही रखो। शम्सा बेगम ने उससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। इजमीर साइयां आ चुकी हैं। उसी लम्हे शोर उठा था, सबकी धड़कनें तेज हुई थी जब कुछ लम्हों बाद इजमीर चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए अंदर दाखिल हुआ था। हर तरफ मौत मौत का सा सन्नाटा छा गया था। इजमीर? शम्सा बेगम उसकी राह में आई थी। इजमीर ने नजरें उठाकर उनकी जानब देखा था। बेटा, वो भीगे चेहरे के साथ उनसे बोलना महाल हुआ था। इजमीर बिना कुछ बोले उनके करीब होते उनके चेहरे से आंसू साफ किए थे। शम्सा बेगम उसका चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा गई थी कि वो इस वक्त किस कदर शदीद गुस्से में है। उन्होंने कुछ बोलना चाहा था जब अजमीर उनके माथे पर बोसा देता आगे रूम की जानिब बढ़ गया था। जितने गुस्से में वो था, अपनी माँ के कोई गुस्ताखी सरजद नहीं करना चाहता था। रूम में दाखिल होते उसकी निगाह बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन पर पड़ी थी, जिसकी सहमी निगाहें उसी का इंतजार कर रही थी। अजमीर को अंदर आता देख जनीशा की जान हलक में अटकी थी। शर्मिंदगी और नदामत के मारे उससे सर उठाना महाल हुआ था। उसने ऐन शादी के वक्त ये हरकत करके अपने भाई के नाम का ख्याल भी नहीं किया था, जिसने हमेशा उसे पलकों पर बैठा कर रखा था। उसको जरा सी गर्म हवा भी नहीं लगने दी थी। लाला में इजमीर सर्द तासरा से जाए उसके करीब आन खड़ा हुआ था। जनीशा बोलना चाहती थी मगर उसकी जुबान साथ देने से इनकारी थी। मुझे बहुत गरूर था इस बात पर कि मेरे खानदान का कोई एक फर्द भी मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता, मगर मेरी तो अपनी बहन ने ही मुझे गलत ठहरा दिया। मेरे फैसले से बचने के लिए मौत को गले लगाना चाहा तुमने। इजमीर मुठिया भिंचे हुए था। उसकी कनपट्टी की रगें शिद्दत जब्त की वजह से उभर कर बाहर आ गई थी। जनीशा ने कहा ज़दा सी सरनफी में हिलाती, हाथ से ट्रिप की नीडल निकालती उसके कदमों में जा बैठी थी। वो अपने भाई का मान थी, भला उसका सर झुकाने का बायस बनना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लाला, मुझे माफ करती, मैंने ये सब आपकी जिंदगी की खातिर किया। मैं आपकी सरबुलंदी के लिए मर मिट सकती हूँ, मगर आप पर जरा सी आंच आती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा था, अगर मैंने ये निकाह किया तो वो मार देगा आपको। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जनीशा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज अजमीर के सीने में तीर की तरह बेवस्त हुए थे। उसने अपने होंठ सख्ती से एक दूसरे में भींच रखे थे। तुम उससे राब्ते में हो? क्यों? किसने इजाजत दी तुम्हें? कैसे हुआ उसका राब्ता तुमसे? जनीशा को बाजू से पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा करते इजमीर चिल्लाया था। लाला, वो जमशेद ने? जनीशा के मुंह से खौफ के मारे बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई थी। जमीर का सफेद चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। उसकी मखनातीसी स्याह आंखें गजबनाक की हद को छूती मुकाबले की जान निकालने के दर पर थी। उसने उसी वक्त मोबाइल पॉकेट से निकालते कॉल मिलाई थी। जमशेद, कल का सूरज ना देख पाए वरना मैं तुम्हारी सांसें सलामत नहीं रहने दूंगा। इजमीर से अब मजीद खुद पर काबू रख पाना मुश्किल था। वो एकदम सफाक हुआ था। जनीशा ने सहमी नजरों से उसकी जानब देखा था। कल मुकर्ररा करदा वक्त पर तुम्हारा जीशान से निकाह होगा। अगर तुमने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा कर किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इजमीर के लफ्जों की संगीनी पर जनीशा ने उसकी जानब देखा था। मगर मलिक जोहान, उसने धमकी दी मुझे। जनीशा के लब होले से फड़फड़ाए थे। वो उस शख्स की दहशत से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। उस समय खानदान का कोई फर्द नहीं चाहता था कि ये दो तूफान एक दूसरे से टकराएं। अगर वो अपनी मौत के लिए इतना ही उतावला हो रहा है तो आ जाए। मेरे कुत्ते काफी दिनों से मनपसंद शिकार ना मिलने की वजह से भूखे घूम रहे हैं। उन्हीं की दावत हो जाएगी। इजमीर की सफाकियत भरे लहजे में किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं थी। जनीशा का दिल डूबकर उभरा था। उससे शिद्दत से एहसास हुआ था वो इन दो मजबूत चट्टानों के बीच में फंसकर बुरी तरह से पिसने वाली थी। लाला, प्लीज आप। जनीशा ने उसके सामने हाथ जोड़कर उसे रोकना चाहा था। वो किसी भी सूरत अजमीर को खतरे में नहीं देख सकती थी। मलिक जोहान जैसा जुनूनी शख्स कुछ भी कर सकता था अजमीर को तकलीफ देने के लिए, मगर अजमीर उसके हाथों पर सर्द निगाह डालता वहां से निकल गया था। उसके अंदर झक्कड़ चल रहे थे। मलिक जोहान की हिम्मत भी कैसे हुई थी उसकी बहन से राब्ता करने की।
اس کی ذرا سی نرمی برتنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، مگر اب ازمیر میران کوئی لحاظ نہیں کرنے والا تھا۔ زنیشا میرے بچے۔ شمسہ بیگم اندر آ کر زنیشا کو فرش پر بیٹھا دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ ماما، وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں، کیوں ہے یہ لوگ ایسے؟ کب ختم ہوگی ان کی نفرت؟ ماما میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ زنیشا اپنی ماں کی آغوش میں چھپتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شمسہ بیگم اسے سینے سے بھینچتی تسلی دیتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے تھے، جس سے وہ بہت ہی مہارت سے چھپا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ نگینہ بائی، تم جو کہو گی میں مان جاؤں گی، جس کے ساتھ جانے کو بولو گی میں چل پڑوں گی، مگر پلیز ماورا کو اس کی نادانی کی اتنی بڑی سزا مت دو تم لوگ۔ ہائفا ایک بار پھر اپنی بہن کی وکالت کرنے کی خاطر وہاں پہنچ چکی تھی۔ اسے ان لوگوں کے پیر بھی پکڑنے پڑتے یا اپنی جان بھی ان کے قدموں میں رکھنی پڑتی، وہ تب بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ معاملہ اب کرامت کے ہاتھ میں ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی نظر میں بھی، اور ویسے بھی ماورا کی غلطی بہت بڑی ہے، اس نے دھکا دیا ہے جس کی سزا تو اسے مل کر رہے گی۔ نگینہ بائی سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں رکھتی ہائفا کو دو ٹوک انکار کر گئی تھی۔ ہائفا نے اس کی بات اور حرکت پر انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جانے والے اور سہم جانے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر یہ لوگ سیدھی طرح سے اس کی بات نہیں مان رہے تھے تو وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ اپنی بہن کی حفاظت ہی اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ اپنی مرتی ماں سے کیا آخری وعدہ تھا، وہ بھلا اپنی ماں سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں نے کرنا ہے کرو، مگر پھر جو میں کروں گی تم لوگ بھی اس کے لیے مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ ہائفا اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتی واپس مڑی تھی۔ جب عین اپنے پیچھے کھڑے کرامت کو دیکھ اس کے قدموں کو بروقت بریک لگی تھی۔ تو تم ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ کرامت نگینہ بائی کے برابر بیٹھتا اس کی جانب استہزائیہ نظروں سے دیکھتے بولا تھا، اپنی بہن کو اس دلدل میں نہیں گھسنے دوں گی، اسے بچانے کے لیے کی گئی میری کوششیں تم دھمکی سمجھو یا نصیحت؟ دھمکی سمجھو یا نصیحت، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہائفا اس سے بھی بنا ڈرے جواب دیتی پلٹی تھی۔ اس حسین ملکہ کا یہی نہ ڈر انداز اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اسے سب سے نمایاں رکھتی تھی۔ ڈرنا تو جیسے ہائفا نور نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب بات اس کی بہن کی آتی تھی تو اس کے لیے اچھائی برائی میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو ماورا کے ساتھ نرمی برتی جائے، اس سے واپس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے تو تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ کرامت کی بات پر دروازے کے قریب پہنچتی ہائفا جھٹکے سے پلٹی تھی۔ کیسا کام؟ ہائفا کی آنکھوں میں واضح چمک در آئی تھی۔ ابھی بھی ماورا کو بچانا اس کے ہاتھ میں تھا، اسے اس کے رب نے دوسرا موقع دے دیا تھا۔ کام انتہائی مشکل اور کافی حد تک ناممکن بھی ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، سوچ سمجھ کر حامی بھرنا۔ کرامت کی بات پر نگینہ بائی نے بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہائفا کو بھلا اپنی جان کی کیا پرواہ تھی؟ ہی کہا، وہ تو ماورا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا کام ہے؟ ہائفا ہمتن گوش ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کرنا ہے تم نے، مگر اس شکار کو زندہ ہم تک لانا ہے۔ کرامت کی بات پر ہائفا نے بوجھل سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اس کے لیے تمہیں یہاں نہیں، ایک علیحدہ گھر میں رہنا پڑے گا۔ کرامت کی اس بات پر ہائفا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو کسی ریزن سے ہی صحیح، مگر اسے اس کوٹھے سے کچھ وقت کے لیے چھٹکارا تو ملنے والا تھا۔ مجھے منظور ہے، تم سمجھو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ ہائفا نے اسے یقین دلایا تھا۔ نام تو سن لو، وہ شخص کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے، ایک باکردار اور مضبوط اعصاب کا مالک کافی شاطر ہے، اسے دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تمہیں ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ کرامت نے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ اگر مجھے اتنا بڑا کام سونپ رہے ہو تو مجھ پر اعتبار بھی کرو۔ ہائفا کے دماغ میں اس وقت صرف ماورا کو بچانا ہی چل رہا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جس کام کے لیے وہ حامی بھر رہی تھی وہ اس پر کتنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ ہائفا اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کرامت، یہ سب کیا ہے؟ تم ہائفا جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے پنجرے سے باہر بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ نگینہ بائی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔
जिस काम के लिए भेजने जा रहा हूँ, अगर वो हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हमें कितना पैसा दिया जाएगा। इस काम की एडवांस रकम भी हमारे इतने सालों से किए जाने वाले काम से भी कहीं ज़्यादा है। तो सोचो, अगर हाइफ़ा इसमें कामयाब हो गई तो हमारे वारे नियारे हो जाएँगे। करामत की बात पर नगीना बाई की आँखें भी लालच से चमक उठी थीं। हाइफ़ा तो मावरा की खातिर कुछ भी कर सकती है। इतने वक़्त से हम इस यही कमज़ोरी उसकी यही कमज़ोरी ही तो इस्तेमाल करते आए हैं। हाइफ़ा ये काम हर हाल में करेगी। उसके हुस्न के जलवे के आगे बड़े-बड़े ज़ाहिद व आबिद अपना ईमान ना सँभाल पाएँ। नगीना बाई पुरउम्मीद थीं। नहीं, ये काम इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो शख्स इतनी आसानी से पिघलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इंतहाई खतरनाक और ताकतवर आदमी है। अगर उसे ज़रा-सी भी भिनक पड़ गई हाइफ़ा के हवाले से, तो बिना कोई सवाल किए उधर ही खत्म कर देगा और हमें भी नहीं छोड़ेगा। करामत की बात पर अब के नगीना बाई भी चौंकी थी। कौन है वो? नगीना बाई जाम नगीना बाई नाम जानने के लिए मुतजस्सिस हुई थी। मलिक इज़मीर मेरान। अगर हाइफ़ा हुस्न की मलिका है तो वो भी ताकत और ज़हानत का बादशाह है। बहुत से लोगों ने उसे ताकत से हराने की कोशिश की है, मगर आज तक हर कोई नाकाम रहा है। अब उसके दुश्मन उसके दिमाग से नहीं, दिल से खेलकर मात देने का इरादा रखते हैं। करामत खां ने नगीना बाई की लालच की भड़कती आग पर पानी डाल दिया था, क्योंकि ये काम शेर के पिंजरे में जाकर उसके मुंह से खाना छीन कर लाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। उन्हें शायद हाइफ़ा के बदले एडवांस की मिलने वाली रकम पर ही गुजारा करना था। रात भर वहां बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड मजीद बढ़ गई थी। लोगों से हीटर के आगे से हटना और बिस्तर छोड़ना महाल था। वहीं मलिक ज़ुहान ठंडे पानी से शावर लेता अपनी जलती तड़पती रूह को सुकून बख्शने लगा था। उसके अंदर लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था आखिर उसको सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा था। इज़मीर मेरान को वो उसकी बहन के जरिए मात दे तो रहा था, फिर किस चीज में कमी या झोल था आखिर? उसने शदीद ठंड के बावजूद ब्लैक ट्राउजर्स के ऊपर ब्लैक बुनियान पहन रखी थी। उसके कसरती बाजू बुनियान से झांकते उसकी वजाहत में मजीद इजाफा कर रहे थे। रोशन पेशानी पर बिखरे से बाल, भूरी खूबसूरत आंखें जो देखने वाले को अपना असीर किए बिना नहीं रहती थी, खड़ी मगरूर नाक और एक दूसरे में पेवस्त अहमरी लब, जिनकी सिगरेट की तलब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कम लोग ही टिक पाते थे। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोग ज्यादा देर उसके मुकाबले खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। ठीक बात करने के बावजूद अगला बंदा उसकी साहिराना खुद पर उठती निगाहें देख सहम जाता था। वो इंतहाई का मूडी शख्स था। कब उससे क्या बात बुरी लग जाए कोई नहीं जानता था। उसे समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, मगर एक शख्स था जो उसे समझता भी था और उसके मुकाबले आकर उसे मात देने की हिम्मत भी रखता था, और वो शख्स था मलिक इज़मीर मेरान। उन दोनों का टकराव हमेशा कोई ना कोई तबाही जरूर लाता था। कोई नहीं जानता था कि आज किसकी जीत और किसकी मात होने वाली थी और कौन टूट कर बिखरने वाला था। ज़ुहान टावल बालों में रगड़ता नीचे की जाने बढ़ गया था। ये अंदर से लकड़ी का बना बहुत ही खूबसूरत कॉटेज था, जिसको बाहर से खालिस सफेद पेंट किया गया था। इसके बिल्कुल किनारे से दिल का शोर दिल फरेब नज़ारा पेश करती झील बहती थी, जो इस कॉटेज की लोकेशन को मजीद हसीन बना देती थी। इस जगह की दिल फरेबी भी मलिक ज़ुहान के दिल पर कोई खास असर नहीं डाल पाई थी। वो तन्हाई पसंद शख्स तन्हा रहकर मजीद बेहिस हो चुका था। उस पर अपना किसी के जज्बात असर करते थे ना एहसासात। वो नाश्ते से सजे डाइनिंग टेबल पर आन बैठा था, जहां उस अकेले शख्स के लिए चार चार मुलाजमीन हाथ बांधे खड़े थे, क्योंकि ये टेढ़ा शख्स एक दो को तिगनी का नाच नचाकर रख देता था। इन चार पर भी वो अक्सर भारी पड़ जाता था। नाश्ते के थोड़े से टाइम पर वो उन्हें घुमा कर रख देता था। वो अपने अंदर हीरो वाली नहीं, विलन वाली खूब खसूसियात लाना चाहता था, जो दूसरों को बर्बाद करने पर खुश होना जानता हो। सिर्फ उसको नाश्ता करता देख दरवाजे में खड़ा हाकिम अंदर नहीं आया था। वो इतनी बुरी खबर सुनाकर उसका नाश्ता खराब नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद उसे उठकर ड्राइंग रूम में जाते देख हाकिम भी उसके पीछे आया था। हाकिम, तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था अभी उधर ही रहना। अभी हमारा वहां से काम खत्म नहीं हुआ। ज़ुहान उसे सर झुकाए अपने सामने आन खड़ा होता देख जरा बरहमी से बोला था, साईं वो बुरी खबर है। हाकिम उसी तरह नजर झुकाए बोला था, क्या हुआ?
सुहान के तासुरात मुंजमद हुए थे। साईं, वो अजमीर मीरान ने जमशेद को कल रात मरवा दिया है। वो जान गया था जमशेद उसके साथ रहकर हमारे लिए काम कर रहा है। हाकिम चेहरा झुकाए मुजरिमाना अंदाज में बोला था, जैसे सारा कसूर उसी का हो। जबकि अपने इतने अहम आदमी की मौत का सुन सुहान गुस्से से बिफर गया था। उसका दिल चाहता इसी वक्त अजमीर और उसके खानदान के परखच्चे उड़ा दे। हर बार अजमीर मीरान उसका ऐसे ही नुकसान कर जाता था। सुहान के हाथ में पकड़ा चाय का मग पूरी कुव्वत से सामने पड़े कांच के टेबल पर उसने दे मारा था, जो काफी मजबूत होने के बावजूद दरमियान से चिकनाचूर हुआ था। हाकिम खौफ खाता चंद कदम पीछे हटा था। अजमीर मीरान, अब मजीद नहीं, अब मजीद अपना नुकसान नहीं होने दूंगा तुम्हारे हाथों। अब बर्बादी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जाएगी। तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा कि दोबारा तुम्हारे सामने तो क्या किसी के मुकाबले आने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। सुहान गुस्से से धाड़ा था। उसके इशारे पर हाकिम ने उसके किसी खास आदमी को फोन मिलाकर मोबाइल उसके हाथ में रखा था। मेरा काम कहां तक पहुंचा? सुहान की आवाज में शोलों की सी लपक थी। सही काम हो गया है मलिक। अजमीर मीरान का गुरूर बहुत जल्द टूटने वाला है। दूसरी जानिब बैठा शख्स इस बात में जवाब देता काफी पुरुम्मीद लगा था। इस काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, वो सर्द लहजे में कहता फोन काट गया था। वो जब तक इस प्लान में कामयाब ना हो जाता तब तक खुशियां नहीं मनाना चाहता था। हाकिम, तैयारी पूरी रखो, मीरान पैलेस जाना है मैंने। आखिर को जनीशा मीरान की शादी है, उससे नेक देना तो बनता है ना। जुहान जहरखुन मुस्कुराहट से बोलता ऊपर अपने रूम की जाने बढ़ गया था। हाकिम उसे वहां जाने के लिए रोकना चाहता था, मगर उसकी इतनी हिम्मत थी ही नहीं। सुहान का वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, मगर अगर उसने ठान ली थी तो उसका रुकना तकरीबन नामुमकिन था। हाकिम बेबस सर पकड़े बैठा था जब उसके दिमाग में किसी की शबी लहराई थी। एक हस्ती थी जो मलिक जुहान के पैरों में बेरियां डाल सकती थी, जिसकी बात टालना मलिक सुहान के लिए काफी मुश्किल था। हाकिम जल्दी से उठकर नंबर डायल करता बाहर की जाने बढ़ गया था। जुहान को वहां जाने से रोकने की वो अपनी सरतोड़ कोशिश करना चाहता था। जनीशा टांगे फोल्ड करके सीने से लगाए उन पर चेहरा टिकाए निढाल सी बेड पर बैठी थी। जब समरा और फरीहा उसका सुर्ख कामदार भारी लहंगा और बाकी सारा सामान उठाए उसके रूम में दाखिल हुई थी। जैनी, कैसी तबीयत है अब? समरा चीजें सोफे पर रखती उसके करीब आई थी। जनीशा ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसका गुलाबी सूजा चेहरा मुसलसल रोने की गवाही दे रहा था। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जनीशा उसका हाथ थामती खौफ से लरसती आवाज में बोली थी, किससे? सुहान से या अजमीर से? उसके नरम गालों पर बह आए आंसू के शफाफ कतरों को पोरों पर चुनते समरा ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा था। दोनों से। जनीशा की आवाज में नमी का तासुर नुमाया था। उसकी जान इस वक्त सूली पर अटकी हुई थी, जबकि सोचना इस वक्त तुम्हें ज़िशान के बारे में चाहिए, जिसके नाम कुछ देर में तुम अपने तमाम जुमला हकूक लिखने वाली हो। फरीहा उसके करीब आ बैठती शौकी से बोली थी। वो सब इस वक्त अंदर से खौफज़दा थे, मगर जनीशा की हालत ज्यादा तशवीशनाक थी। उसकी बहती आंखें सबको ही तकलीफ में मुब्तला कर रही थी, मगर उनमें से कोई भी इस सब पर इख्तियार नहीं रखता था। क्या हालत बना रखी है तुमने? आज शादी है तुम्हारी। अगर इतनी वाफिर मिकदार में टेंशन लेती रही तो तुमने तो निकाह से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाना है। फरीहा उसकी पिपड़ी ज़दा होंठ जर्द रंगत और खौफ से कपकपाते वजूद की जानिब तासुफ भरी नजरों से देखते बोली, मुझे भी यही आसान हल लगा था इस अजियत और खौफ से छुटकारा पाने का, मगर मेरे नसीब में तो लगता है अभी ये निजात भी नहीं लिखी। जनीशा खुद अजियती की इंतहा पर थी। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। पूरी हवेली के गिर्द गार्ड्स का बहुत सख्त पहरा है। सुहान तो क्या, उसका कोई आदमी भी अंदर आने का सोच भी नहीं सकता। अजमेर लाला भी कुछ देर पहले किसी काम से निकले हैं, निकाह से पहले पहुंच जाएंगे। समरा ने उसकी मालूमात में इजाफा करते उसे कुछ हद तक तसल्ली देनी चाहिए थी, मगर जनीशा को किसी तौर करार नहीं आ रहा था। अजमेर लाला घर पर नहीं है, वो इस वक्त बाहर क्यों गए? सिर्फ वही हैं जो मलिक सुहान को अंदर आने से रोक सकते हैं। अजमेर की गैर मौजूदगी का सुनकर जनीशा के खौफ में मजीद इजाफा हुआ था। अभी कुछ देर तक आ जाएंगे, परेशान मत हो। ज़िशान और बाकी लोग जो यहाँ मौजूद हैं सब संभाल लेंगे। फरीहा ने उसे तसल्ली दी थी, जब वो लोग खुद भी जानती थी कि सुहान के सामने इन सब में से किसी ने नहीं टिक पाना था। चलो अब उठो, जल्दी से तैयार कर दे, तुम्हें पहले ही इतना टाइम वेस्ट हो गया है।
समरा उसे उठने का कहती, उसका लहंगा ड्रेसिंग रूम में हैंग करने चल दी थी। जनीशा का इस सब के लिए 1% भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर मरते क्या ना करते के मसताक एक बोझल सांस हवा में हारिज करते वो बेड से उठ गई थी। आपी, ये मुलाजमा पैकिंग क्यों कर रही है हमारी? हम कहीं जा रहे हैं क्या? मावरा शावर लेकर निकलती सोफे पर बैठी हाइफा के पास आई थी। उसकी हैरत भरी निगाहें दोनों का सामान पैक करती मुलाजमीन पर टिकी हुई थी। हाइफा उसकी बात का जवाब दिए बिना निगाहें किसी गैर मरी नुक्ते पर टिकाए गहरी सोच में गुम थी। वो करामत के सामने तो बेधड़क हामी भर आई थी, मगर आगे पेश आने वाली सूरत हाल का सोच वो काफी परेशान थी। पता नहीं वो शख्स कौन था, कैसा था, जिसके करीब जाकर उससे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाना था। आज तक वो अपनी भरपूर जहानत और अक्लमंदी की बना पर अपनी असमत महफूज रखती आई थी, मगर अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठता था। उसे हमेशा अपनी और अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करने के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी, मगर इस बार तो न जाने उससे भी कहीं बढ़कर होने वाला था। उससे मुलाजमा ने ही करामत और नगीना बाई की बातें सुनकर बताया था कि वो लोग इस काम के लिए भारी मुआवजा वसूल कर चुके हैं। अब चाहकर भी हाइफा के लिए फरार मुमकिन नहीं था। आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक है ना? मावरा दो जानो उसके करीब आन बैठी थी और उसके नरम मुलायम हाथ थामती उसकी परेशानी से लबरेज शहद अगी आंखों में देखते बोली थी, तुम्हारी नादानी की कीमत चुकानी है मुझे। तुम्हें कहा था किसी मर्द पर भरोसा मत करना, वो धोखे के सिवा कुछ नहीं देते ये मर्द। हम तो वाइफ साथियों के जिस्म की तलब में तो अपना सब कुछ वार सकते हैं, मगर हमसे मोहब्बत करके अपना दिल मैला करना उनके लिए गुनाह कबीरा है। माजी के किसी ख्याल से हाइफा की आंख से आंसू निकलते उसके नरम गुदास गालों पर बिखर गए थे। आपी, नहीं, आप मेरी सजा में सर लेने के लिए अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। मावरा उसकी बात का मफहूम किसी हद तक समझती तड़प उठी थी। उसकी बहन सिर्फ उसकी खातिर इस गंदगी में रह रही थी जहां सबकी नजरों में वो एक तवाइफ ही थी जिसने अपना सब कुछ गाहकों के आगे लुटा दिया था। सिर्फ मावरा थी जो उसकी पाक दामनी की गवाह थी, और उसकी इस पाक दामनी पर दाग लगता मावरा को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। वो ये सब कुछ एक ही शख्स की वजह से हुआ था जिसे मावरा किसी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं थी। उस शख्स ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर जलील और रुस्वा किया था, उसको वापस इसी जिल्लत के जिंदान में लापटखा था। मावरा के दिल से उसके लिए बद्दुआएं ही निकल रही थी, जिसके धोखे ने उसकी बहन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया था। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो मेरे साथ होकर ही रहेगा, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। हाइफा उसके गुलाबी आजरों पर लुढ़के आंसू अपनी लानबी मखरूती उंगलियों से चुनती नरमी से गोया हुई थी। मावरा बिना कुछ बोले यकटुक उससे देखे गई थी। भूलोगी तुम आइंदा ये बात कभी नहीं भूलोगी कि तुम शहजादी हो मेरी। ये दुनिया के मर्द तुम्हारी जैसे साफ दिल और प्यारी लड़की के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को दोबारा किसी के आगे बेमौल नहीं करोगी। यहाँ मोहब्बत नहीं, धोखा और फरेब है सिर्फ। हाइफा उसका चेहरा हाथों की प्याले में भरे मोहब्बत से गोया हुई थी। उन दोनों में मुश्किल 3-4 साल का फर्क था, मगर हाइफा उससे बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती थी। माँ की वफात के बाद हाइफा वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ उस पर उसके साथ साथ उसकी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी डालकर गई थी, जिसे हाइफा अब तक बहुत अच्छे से निभाती आई थी। मैं आपके साथ रहूंगी ना? मावरा ने उसकी बातों से सवाल आहस करते पूछा था। नहीं, तुम हॉस्टल वापस जाओगी और अपनी डिग्री कंप्लीट करोगी। तुम जानती हो ना, अम्मी जान का ख्वाब था तुम्हें डॉक्टर बनाना। तुम किसी कीमत पर वो अधूरा नहीं छोड़ सकती। हाइफा ने उसके इनकार का जवाब ही नहीं छोड़ा था। मावरा हाइफा के साथ रहना चाहती थी, मगर उसके डोटोक अंदाज पर खामोश हो गई थी। मावरा के दिल में अचानक से एक ख्याल जहर बनकर फैल गया था। वहां तो वो शख्स भी था जो उसका गुनहगार था, जिसकी वजह से उसकी बहन को आगे न जाने क्या क्या सहना पड़ना था, जिसने उसे अपनी बहन के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। उसका मर्दों के हवाले से रहा सहा एतबार भी चिकनाचूर कर दिया था। उस नफरत के काबिल शख्स को सामना करने से मावरा को अपनी आंखें नोच लेना ज्यादा बेहतर लग रहा था। साईं, आपका शक ठीक निकला। मलिक सुहान के समनहान के साथ गहरे मरासिम हैं। अक्सर मलिक सुहान के शहर वाले घर और होटल्स में उन्हें इकट्ठा देखा गया है। वो हमारा प्रोजेक्ट आगे कभी नहीं जाने देगी। इतने वक्त से इस काम में नाकामी इसी बायस हो रही है। हमें समनहान मलिक सुहान की एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है।
उन्हीं के चक्करों में वो अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। कबीर अजमीर के करीब आन खड़ा होता उससे उसकी मांगी गई मालूमात मुहैया कर गया था, जिसे सुनकर अजमीर मीरान के जबड़े मजीद सख्ती से भिंच गए थे। वो कुर्सी के हैंड को पूरी मजबूती से जकड़े अपने अंदर उठते उबाल पर काबू पाने लगा था। उसकी कनपट्टी की रगें बाहर की जानिब उभर आई थीं। उसके चेहरे पर उतर आई गजबनाकी और दहशत आसपास खड़े उसके आदमियों को भी सहमा गई थी। तो मलिक जुहान के उस औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात है, ये अल्फाज अदा करते अजमीर बैरान के वजी चेहरे पर नरमी का कोई तासुर मौजूद नहीं था। उसके इशारे पर पास खड़े करीम ने सिगरेट सुलगाकर उसे थमा दिया था, जिसका धुआं अपने अंदर उतारते उसने अपने इस्तराब पर काबू पाना चाहा था। साई सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि मलिक जुहान को मुजफ्फराबाद के खुफिया ठिकानों पर बनाए गए तवाइफों के कोठों पर भी जाते देखा गया है। फैसल की अगली बात अजमीर मीरान को झुलसा कर रख गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था इस वक्त मलिक सुहान उसके सामने हो और वो उस शख्स का हशर बिगाड़ दे जो उसके मुअज़्ज़ज़ खानदान का नाम बदनाम करने पर तुला हुआ था। साईं उस कोठे पर जाकर मलिक सुहान के खिलाफ सबूत बआसानी इकट्ठे किए जा सकते हैं। फैसल ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा पेश किया था। नहीं, अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं करना। मैं देखना चाहता हूँ मेरे खिलाफ जाने के लिए वो किस हद तक गिराता है खुद को। अजमीर के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था जिसे समझना उनमें से किसी के बस की बात नहीं थी। अजमीर अपने आदमियों को कुछ जरूरी हदायत देता वहां से निकल आया था। उसकी लाडली बहन की शादी थी आज। इस वक्त उससे जरूरी अजमीर बिरान के लिए कोई नहीं था। चौड़े मजबूत शाने रोशन पेशानी जो हमेशा शिकन आलूद ही रही थी, सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त अनाबी लबों पर सजी घनी मूछें, खड़ी मगरूर नाक, वो हुस्न वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। उसे देखकर ही किसी फातिहे का गुमान होता था। उसे हर मैदान में कामयाबियां समेटने की आदत थी। हारना और झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसके तीखे सतनकूश हर वक्त तने ही रहते थे। गुस्सा हर वक्त उसके नाक पर सवार रहता था। जहां वो अपने से मुंसलिक लोगों पर जरा सी आंच आती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हमेशा उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था। वहीं उनमें से किसी की जुर्रत नहीं थी मलिक अजमीर मिरान के किए गए फैसले से इनकार करने या उसे झुटलाने की। यही वजह थी कि जनीशा ने उसके किए गए शादी के फैसले से इनकार करने के बजाय मौत को गले लगाने को तरजीह दी थी। मलिक अजमीर मिरान अच्छों के लिए बहुत अच्छा और बुरे के साथ बहुत बुरे से पेश आता था। उससे झूठ बोलने वाले और धोखेबाज लोगों से शदीद नफरत थी। उसकी जिंदगी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। उससे धोखा देने वालों का अंजाम वो बहुत बदतर करता था। लोग उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों से ही डरते थे। आईने के सामने खड़ी सनीशा पथराई आंखों से अपना पोर पोर सजा सरापा देख रही थी। हमेशा सादगी में रहने वाली आज ब्लड रेड लहंगे में गजब ढा रही थी। उसका कयामत हेज हुस्न देखने वालों पर कातिलाना साबित होना था। लहंगे में उसके मुतनासिब तराशीदा बदन की रानाइयां वाजिया होती मजीद दिलकशी बिखेर रही थी। हाफ स्लीव से झांकती उसकी नाजुक कलाइयों में सोने के कंगन और सुर्ख चूड़ियां बेपनाह हसीन लग रही थी। नाजुक सुराहीदार गर्दन में भारी हार और कानों में लटकते भारी झुमके उसके रूप को मजीद चार चांद लगा रहे थे। छोटी सी नाक में पहनाई नथ उसके नाजुक होंठों से मस हो रही थी। उसके लाल लिपस्टिक से सजे होंठ उसके होशरुबा हुस्न को मजीद तो आतिशा बना गए थे। वो लोग जनीशा को तैयार करके जा चुकी थी। अभी कुछ देर में उसे निकाह के लिए नीचे ले जाया जाना था। उसकी भीगी उदास आंखें खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेकअप वाटरप्रूफ होने की वजह से काफी बचत हो गई थी। जनीशा न जाने कितने ही लम्हे बुत बनी वहां खड़ी रहती जब खिड़की पर होती आहट पर उसका दिल उछल कर हलक में आन गिरा था। वो खौफसदा होती पलटी थी। खिड़की से रूम के अंदर पड़ता साया देख उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। जब अगले ही लम्हे उस साय का मालिक खिड़की से अंदर उसके रूम में कूद गया था। किसी मर्द को अपने रूम में देख जनीशा की आंखें खौफ के मारे फटने को तैयार हुई थी। उसके बेजान कदमों में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि भागकर रूम से निकल जाए। किसी के आकर डिस्टर्ब करने के ख्याल से उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर रखा था, क्योंकि उसे कम से कम इस आफत का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो सियाह पेंट शर्ट में मलबूस चेहरे को सियाह मफलर से पूरी तरह लपेटे लंबा चौड़ा दराज कद शख्स उसके जाने बढ़ा था। उसके कसरती मजबूत वजूद के आगे जनीशा का थान पान सा वजूद किसी चूंटी की मानंद ही लग रहा था। ऊपर से उसका होश रूपा सचा संवरा रूप जनीशा का पूरा वजूद खौफ के मारे लरस उठा था। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? उसका कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए चिल्लाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। उसकी लरजती कांपती आवाज पर मुकाबिल की गहरी सी आंखें मुस्काई थीं।
हैरत की बात है, मेरी प्रिंसेस अपने प्रिंस को नहीं पहचान पाई। तुम्हें इस रूप में मेरे अलावा और कोई देखने की गुस्ताखी कर सकता है? कौन चाहेगा भला उसकी आंखें नोचकर हथेली पर सजा दी जाएं? वो सर्द ठुठरा देने वाला वहशतनाक गंभीर लबो लहजा सनीशा खौफजदा खौफ के मारे सफेद पड़ते चेहरे के साथ उससे देखती अपनी जगह से लड़खड़ा गई थी। वो भला कैसे न पहचान पाती इस सफाकियत से भरे लबो लहजे को। मलिक जोहान ने पूरा चेहरा मफलर से ढांप रखा था। उसकी आंखों से बस एक बारीक लाइन तक का फासला छोड़ रखा था। इस वजह से जनीशा उसे पहचान नहीं पाई थी, मगर जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसकी मशहूर कुंतल फरेब खुशबू जनीशा के नथनों से टकराती उसके हवासों पर छाने लगी थी। चले जाएं यहाँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सनीशा के मुंह से हकलाते बामुश्किल ये जुमले अदा हुए थे। इतने सख्त पहरे के बावजूद भी ये जुनूनी शख्स यहाँ आन पहुंचा था। अक्सर सब जनीशा के मलिक जोहान से इतने खौफजदा होने पर हैरान भी होते थे, मगर हर बार उसके डर की वजह सच होकर ही रहती थी। हर बार ये साबित हो जाता था कि उससे बेहतर मलिक जोहान को कोई नहीं समझ सकता था। मुझे यहाँ आने का कुछ खास शौक है भी नहीं, चला तो जाऊंगा ही सही, मगर जो काम करने आया हूँ वो करने के बाद। जोहान उसके मुकाबले पहुंचता, चेहरे से मफलर हटाता बेड पर उछाल गया था। सनीशा बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी, जैसे दीवार में घुसकर इस मंजर से गायब होने की ख्वाहिश हो। उसने लरसती पलके उठाकर अपने करीब आकर खड़े होते उस हुस्न वजाहत के देवता को देखा था, जिसके तने खूब रौनकूश से सजा मगरूर चेहरा और शिकनों से सजी रोशन पेशानी सनीशा का दिल बुरी तरह धड़का गई थी। जबकि मुकाबले की बेतासुर मुंजमद करती निगाहें सनीशा के क़यामत हेज हसीन रूप पर जम चुकी थी। उसका पूरा वजूद होले होले कपकपाता मलिक सुहान को पूरी तरह अपनी जाने मुतवज्जा कर गया था। सुहान दरमियान में बचा दो कदम का फासला अबूर करता उसके बेइंतहा करीब आन खड़े होते, बाजू उसके दाएं जानिब दीवार पर टिकाते तकरीबन उस पर झुकाया था। सनीशा की दर्जीदा निगाहें उसके मगरूर चेहरे पर टिकी हुई थी। मेरी मांग होते तुम किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती हो? मेरे नाम की अंगूठी अपनी उंगली से निकालने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? सुहान शोले बरसाती आंखों से उसकी जानिब देखते धीमी आवाज में गुर्राया था। चेहरे पर पड़ती उसकी गर्म सांसों की तपिश और लहजे की सफाकी उसे जी जान से लर्जा गई थी। जनीशा से खौफ के मारे बोलना महाल हुआ था। मलिक जोहान का नॉर्मल मिजाज भी बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था, और इस वक्त तो वो शदीद गुस्से में था। जनीशा को अगर दीवार का सहारा ना होता तो वो अब तक जमीन बोस हो चुकी होती। मलिक जोहान के वजूद से उठती मसहूर कुन खुशबू जनीशा के हवास जकड़ रही थी। वो इस शख्स की निगाहों से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मलिक जोहान के सामने उसके अलावा किसी और की ख्वाहिश पूरी ये नामुमकिनात में से था। मगर सुहान का अब भी उससे मंग कहना उसकी आंखों में मिर्चे सी भर गया था। आप आपने खुद ठुकराया था मुझे, वो भी वो भी पूरे खानदान के सामने। सनीशा के सुर्ख शीरी लबों से शिकवा टूट कर सुहान के कानों से टकराया था। मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान वालों के सामने ठुकराऊं या पूरी दुनिया के, मगर मेरी एक बात हमेशा के लिए जहन नशीन कर लो, तुम पर पहला और आखिरी हक मेरा है, सिर्फ मेरा, मलिक सुहान का। अगर खुद को किसी और के साथ मंसूब करने की कोशिश भी की तो उसका वही हशर होगा जो अभी थोड़ी देर पहले उस निशान का कर चुका हूं। मलिक जोहान के जहर में डूबे अल्फाज पर जनीशा की आंखों की पुतलियां खौफ और बेयकीनी के आलम में फैलकर मजीद दिलकश लगी थी। उसके खुशबुओं में महकते वजूद की दिलफरेबी किसी को भी अपने सामने चारों शाने चित कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने मलिक जोहान खड़ा था, जो दूसरों के सामने झुकना नहीं बल्कि लोगों को अपने आगे झुकाने पर ईमान रखता था। जनीशा के मुताबिक इस शख्स को ना उसकी जाहरी दिलफरेबी में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसकी जात में, सिर्फ अपनी जिद और अना अजीज थी, सिर्फ अपनी जीत से गर्ज था, चाहे उसका रास्ता किसी का दिल चीर कर निकलता हो। क्या क्या किया आपने उसके साथ? जनीशा उस सफाक शख्स की जानिब सवालिया नजरों से देखते बोली। वो उसके बेइंतहा करीब खड़ा था। उसकी गर्म सांसों से जनीशा को अपना चेहरा बिल्कुल आग की मानंद जलता महसूस हुआ था, मगर वो उससे दूर हटाने या यहाँ से जाने का कहने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस शख्स से कोई बात नहीं थी। यहाँ से जाने से ही इनकार कर देता।
بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، مگر ابھی فوراً سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ ملک سوہان نے اپنی پاکٹ سے سفید کلر کا رومال نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، انکار کرتے زنیشا کا دل خوف سے پھڑپھڑایا تھا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ زنیشا میران، تم جانتی ہو مجھے اپنا کہا دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ صاف کرو اس سب کو اپنے چہرے سے، سب سے پہلے اپنے ہونٹ صاف کرو۔ ملک سوہان کی گہری نگاہیں اپنے چہرے کے نقوش پر پڑتی اس کی جان نکال رہی تھی۔ آخری بات کہتے اس نے جس طرح زنیشا کے ہونٹوں کی جانب دیکھا تھا، زنیشا اندر تک کام کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بنا کوئی حرکت کیے ایسے ہی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اس وقت پھٹی تھی جب سوہان نے گن نکالتے اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہوں، مجھے میری بنائی گئی حدود سے تجاوز کرنے پر مجبور مت کرو۔ سوہان نے اپنی شعلے برساتی نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑتے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر ادا کیا تھا۔ زنیشا میران اس کی حکم عدولی کر رہی تھی، یہ بات وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ زنیشا نے بے یقینی سے اپنے سر پر رکھی اس کی گن کو دیکھا تھا اور رہی صحیح کسر اس کے الفاظ نے پوری کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ اس نے سوہان کے ہاتھ سے رومال تھامتے اپنے ہونٹوں پر رکھتے لپسٹک کو بے درجی سے رگڑ دیا تھا۔ سوہان ابھی بھی اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھے ہوئے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ زنیشا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا سارا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ اس نے رومال ہاتھ میں ہی دبوچ رکھا تھا جب سوہان نے ہاتھ بڑھاتے بنا اسے چھوئی اس کی مٹھی سے اپنا رومال نکال کر واپس پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ زنیشا نے عجیب نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اس سے بھلا ان عام سے رومالوں کی کیا کمی تھی جو وہ اس کا میک اپ سے بھرا رومال اپنی پاکٹ میں اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا؟ یہ جولری بھی اتارو جلدی، سوہان نے نیا حکم صادر کرتے زنیشا کو چلا کر راکھ کیا تھا۔ زنیشا کے ملک سوہان کے حوالے سے تھوڑی بہت خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کے سر پر اگر بندوق تان سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زنیشا کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی جولری اتارنے لگی تھی جب جھمکے اتارتے اس کے بال جھمکے میں الجھ گئے تھے۔ کھنچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتا ملک سوہان کچھ لمحے اسے ایسے ہی زور آزمائی کرتے دیکھے گیا تھا۔ زنیشا کی نازک جان پر یہ تکلیف بھی شاید کافی زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ سوہان نے اس کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی سوہان کی انگلیاں زنیشا کی انگلیوں سے مس ہوئی، اسے ایسے جھٹکا لگا تھا جیسے بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ زنیشا نے اس کا لمس محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا، جو کہ ملک سوہان کی انا پر کافی کاری ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینجتے غصے بھری نظروں سے زنیشا کو دیکھتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑتی دیوار کے ساتھ لگا دی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے سے بالوں کی پھنسی لٹیں آزاد کرتے لال سرخی مائل آنکھیں اس پر گاڑ رکھی تھی۔ زنیشا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خود کو اس باڈی بلڈر سے آزاد کروانا اس دھان بھان سی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ سوہان اس کا جھمکا اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ آئندہ مجھے انکار کرنے کا سوچنا بھی مت، بہت برے سے پیش آؤں گا۔ بائیاں آزاد کیے سوہان اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لاتا، ان آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا وہاں سے پلٹتا جس راستے سے آیا تھا وہیں سے واپس نکل گیا تھا، جبکہ زنیشا اپنے بے قابو ہوتے دل کو تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا سجا سجایا حسین روپ یہ بے رحم شخص پل بھر میں اجاڑ کر رکھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ذیشان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ زنیشا کا دل آنے والے وقت کی فکر میں بیٹھا جا رہا تھا جب ازمیر کو ملک سوہان کے اس کارنامے کا پتہ چلے گا تو اس کا جوابی وار بھی کچھ کم نہیں ہونے والا تھا۔ So listeners, this was the end of this episode. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.